नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे नीट चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो 12th एनसीईआरटी बायो का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टॉपिक से, जो आगे काम आने वाला है। और ख़ासकर नीट रिलेटेड एग्ज़ाम जैसे बायो पोर्शन जो होती है, काफ़ी 50% होती है बायो। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़कर आप नीट में सिलेक्शन नहीं ले सकते। बायो से आपका सिलेक्शन होगा, केमिस्ट्री आपका नंबर बढ़ाएगी और फिजिक्स जो है आपकी रैंक देगी। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा ये होनी चाहिए कि बायो 360 आउट ऑफ 360 होना चाहिए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। देखिए, एक एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने अपने बोर्ड पर लिखी हुई है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। अब इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करिए आप लोग। जन्म से लेकर वृद्धावस्था के बाद जो मृत्यु होती है किसी इंसान की प्राकृतिक तौर पर, वो उसकी लाइफ स्पेन मतलब उसकी जीवन अवधि को बताता है। मतलब ये हुआ कि जैसे किसी एक बच्चे का जन्म हुआ, किशोरावस्था में आया, जवानी में आया, प्रौढ़ावस्था में आया मतलब 50 के पार आया, फिर वृद्धावस्था में आया, देन उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहा जाएगा कि उसने अपनी पूरा जीवन जी लिया, उसने पूरा जग जीत लिया। इस एक कहते हैं लोग, अब आपसी भाषा में, तो इस व्यक्ति को कहेंगे कि इसने अपना पूरा लाइफ स्पेन को व्यतीत किया है। हम उसको कभी नहीं कहेंगे कि इसने लाइफ व्यतीत किया किसे, जो मान लीजिए 20 साल की उम्र में मर गया, जो 40 साल की उम्र में मर गया, उसकी कभी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। 20-40 साल के उम्र के लोगों की हमेशा अननेचुरल डेथ होगी, चाहे बीमारी से, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे बहुत से कारणों से। तो बात आपको क्लियर है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु जो होती है व्यक्ति की, वो उसकी लाइफ स्पेन को, चाहे उसकी जीवन अवधि को बताता है। अब चलिए दूसरे लाइन को समझेंगे। लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइज। देखिए लाइन क्या कर रही है, ये कहने की कोशिश कर रही है कि मान लीजिए अगर किसी का जीवन अवधि बहुत लंबा है, मतलब लाइफ स्पेन अगर किसी का बहुत बड़ा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी बॉडी की साइज़ भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तोता जो होता है करीब 140 साल जीता है, 140 साल जीता है। और जो हाथी होता है एक 90 साल, हम लोग होते हैं 60-70 साल मैक्स टू मैक्स जीते हैं। देखिए तोता छोटा है फिर भी 140 साल जी गया, और हम लोग जो हैं बड़े हैं तोते से साइज़ के आकार में, फिर भी हम 60-70 तक जी पाते हैं मुश्किल से। तो मतलब ये हुआ है कि किसी का जीवन अवधि उसकी साइज़ पर डिपेंड नहीं करता कि वो बड़ा है कि छोटा है। अगर वो छोटा है तो इतना ज़िंदा रहेगा, बड़ा है तो इतना ज़िंदा रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। हर किसी का अपना एक जीवन अवधि होता है, वो हर व्यक्ति अपना जीवन अवधि, हर एक जंतु जीवन अवधि अपना पूरा करता है। अब तीसरा पॉइंट को समझेंगे। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इस बात को तो सभी लोग जानते, कोई भी अमर नहीं है इस दुनिया में। कौन? कोई भी अमर नहीं, एक्सेप्ट सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, जो एक कोशिकी जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया। अमीबा क्यों इमोर्टल है? क्योंकि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन जर्म प्लाज्म में सोमेटोप्लाज्म। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग्स वन सिमिलर टू इटसेल्फ। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन बताने की कोशिश की जा रही इस लाइन से। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है, चाहे बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी तरह ही एक और संतान, अपनी ही तरह अपने से मिलते जुलते ही को ही जन्म देता है। मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग्स वन सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब जैविक क्रिया है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी ही तरह एक जन्म देता है जो उससे मिलता जुलता होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या है। ये सारी लाइनें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई होंगी। आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे, लेकिन इन लाइनों को ज़्यादा पढ़ेंगे। मतलब जैसे कभी कभी टेस्ट पेपर आ रहा है आपकी कोचिंग में, चाहे कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नीट का, तो इस लाइन को आप प्रेफरेंस के तौर पे देखेंगे। वरना जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको एक एक लाइन पढ़नी होगी। एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है जो आपको मैं अपने चैनल पे बताऊंगा आगे। अभी तो ये मेरी भी शुरुआत है और ये मेरा भी पहला वीडियो है, तो मैं अभी सारी चीज़ आपको एक बार में नहीं बता सकता, लेकिन आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो मैं आपको बताऊँगा तरीका
कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, अभी इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी एनसीईआरटी की बुक में कैसे पढ़ा हुआ है, तो आप भी उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। जब मैंने नीट लास्ट टाइम दिया था 2020 में, तो मेरे मार्क्स थे 360 आउट ऑफ 345, तो मतलब काफ़ी डेडिकेशन के बाद ही मार्क्स आ पाए थे, वरना मेरे भी मार्क्स 275, 280, 300, 300, 300 तो कभी क्रॉस नहीं हुआ, 296 हाईएस्ट था। लेकिन जब मैंने तरीका बदल दिया एनसीईआरटी पढ़ने का, तो मेरे 345 आए, उस समय मेरा सिलेक्शन भी हुआ। इसीलिए मैं आपको शुरुआत में कह चुका हूँ कि अगर बायोलॉजी आपको फिंगर टिप्स नहीं है तो आप लिख के रख लो, आप सिलेक्शन नहीं पा सकते नीट में। नीट में सिलेक्शन आपको दिलाएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री आपके नंबर को बढ़ाएगा, और फिजिक्स जो आपके रैंक को बढ़ाएगा, जो आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करवाएगा। इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा बच्चों। चलिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन, मतलब जन्म से लेकर व्यक्ति अगर वृद्धावस्था तक जाता, अगर वहाँ पर वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु प्राकृतिक तौर पर होती, कहा जाएगा उसने अपनी जीवन अवधि को पूरा कर लिया, वो अपनी जीवन अवधि को दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, लाइफ स्पेन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइज, मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो जीवन अवधि है उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब अगर कोई मान लो कि 6 फुट का है, चाहे कोई 5 फीट का है, तो ऐसा नहीं कि 5 फुट वाला कम जिएगा क्योंकि कम जीवित रहेगा, और 6 फुट वाला ज़्यादा जीवित रहेगा उसी साइज, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तोता और अपना मनुष्य का एग्जांपल मैंने बताया, तोता 140 साल जीता है, हम लोग कितना 60-70 में ही आजकल मर जा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कोई भी अमर नहीं है। वो आपने मिर्ज़ापुर देखी होगी, तो उसमें वो कहते हैं कि अमर हैं ना, अमर कोई नहीं रहता एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो एक कोश की जीव होता है, जैसे अमीबा। अमीबा क्यों अमर है, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जर्म प्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखिए, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग्स वन सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, अपनी ही तरह को एक जन्म देता है जो उससे मिलता जुलता होता है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखेंगे, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं कि कहते हैं ना, वंश से शादी ब्याह कर लो और वंश आगे बढ़ेगा। तो कैसे वंश आगे बढ़ेगा, जब रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से पहले रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आपका जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बढ़ेगा, फिर एम्ब्रियो जो 9 महीने तक होगा, फिर पार्चुरेशन मतलब जन्म देना होता है, जन्म होगा, फिर वो क्या होगा भाई, उसके वो बढ़ गया, वंश बढ़ गया। तो वही कहने की कोशिश हो रही है कि रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन जो होता है वंश को आगे बढ़ाता है जनरेशन टू जनरेशन। भाई बाप ने बेटे को पैदा किया, बेटे ने अपने बेटे को पैदा किया, जो उसका पोता कहलाएगा अपने बाप का। ठीक है, तो इसी तरह जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता जाएगा। एनसीईआरटी में सारी लाइनें लिखी हुई हैं, मैं आपको अपने वीडियो के लास्ट में दिखा भी दूंगा कि कहाँ कहाँ लिखी हुई है, लेकिन इस पॉइंट को समझ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको हमेशा पढ़ते रहना है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप हमेशा हर एक लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन एक दूसरे से को रिलेटेड रहती है, तो आपको हर हाल में हर एक लाइन पढ़नी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको आगे हम बताते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। देखिए लाइन क्या कहती है एनसीईआरटी की, ऑर्गेनिज्म का कैसा वास स्थान है, उसका आंतरिक संरचना, मतलब उसका आंतरिक क्रिया क्या है, आंतरिक शारीरिक क्रिया क्या हो रही है, और बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे कारण मिलकर ये तय करते हैं कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। चलिए आपको दूसरे तरीके से इसी लाइन को समझाते हैं। मान लीजिए कोई गर्मी में रह रहा है और कोई ठंडी में रह रहा है। ठीक है, तो उसकी जो फिजियोलॉजी होगी टेम्परेचर कंट्रोल करने की, वो अलग अलग होगी, और सारे फैक्टर होंगे, उसका मतलब कैसा वास स्थान है, कैसा खाना खा रहा है गर्मी में, ठंडी में कैसा खाना खा रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें मिलकर ना ये तय करेंगे कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लाइन समझ में आ गई आपको। अब चलिए नेक्स्ट लाइन को समझते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। मैं आपको बात बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट
विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। मतलब ये हुआ कि जब आप मतलब कोई नया अगर जीव बन रहा है तो उसमें गैमीट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये किस केस में होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस में क्या होगा? गैमीट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हो सकता है। कब? जब नया ऑफस्प्रिंग बनाना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। देखिए आपको बात समझाने की कोशिश करेगा अगले लाइन में। व्हेन टू पेरेंट participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। मतलब जब दो पेरेंट, वो भी अपोजिट सेक्स के, एक मेल और फीमेल, जब पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, और साथ ही साथ पार्टिसिपेट करना ही मतलब रिप्रोडक्शन करने से बच्चा पैदा नहीं हो जाता। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी होना चाहिए। फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या नहीं बनेगा? जाइगोट नहीं बनेगा। तब मतलब ये फ्यूजन रिप्रोडक्शन ही सिर्फ होना नहीं चाहिए, फर्टिलाइजेशन भी होना चाहिए। तब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी में लाइन ली हुई जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर भी आप एनसीईआरटी में लिखकर अंडरलाइन कर लीजिएगा। न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कहिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। चलिए अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कैसे क्या होता है। ए सेक्सुअल आपको एक बात बता दो, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा पैदा होता है ना, एकदम हूबहू अपने बाप माँ की तरह होता है, कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई सिंगल ही उसको प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मैं हूँ, मुझे काट दो, मेरे जैसा फिर से बन जाए, तो क्या परिवर्तन? कुछ नहीं परिवर्तन होगा, एकदम सेम सब कुछ होगा। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। एक दूसरे मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एकदम सेम होंगे, साथ ही साथ एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे, कोई अंतर ही नहीं होगा। अगर दोनों को एक समय बाद खड़ा कर दिया जाएगा ना, अगर दोनों मान लो गलती से कोई संजीवनी बूटी पीकर अमर रहने का गलती से अगर आशीर्वाद पा गए, तो एक समय आएगा कि बाप बेटे में फ़र्क नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ना को बाप भी बुढ़ा नहीं हुआ, बेटा जवान हो गया, और उसका देखिए पहचान ही नहीं पाएंगे। कब केस होगा? ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मैंने क्या बताया? ऑफस्प्रिंग जो होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होगा और किसी केस में नहीं होगा। बात तो आपको समझ में आ रही है ना? अब चलिए लाइन देखिए। क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी कि द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल। आपको मैंने मॉर्फोलॉजी का मतलब बताया था कि बाहर से देखकर जब अंतर को पहचान लेते उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल। जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, जेनेटिकली तौर पर भी वो सिमिलर होंगे। कौन? जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा पैदा हुआ है ना, वो जेनेटिकली एकदम सिमिलर होगा। और क्लोन किस टर्मोलॉजी में यूज करते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्लोन यूज करते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपको शब्दों में फंसाएगा। शब्दों, उसके शब्द को समझिए। जब बॉलीवुड में पंजाबी गानों में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रैपिंग। तो उसी तरह एनसीईआरटी की जो रैपिंग होती है ना, उस शब्दों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। समझने की कोशिश करिएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि द टर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन अकॉर्डिंग विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूछ देगा कि द क्लोन टर्म इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि क्लोन टर्म तो इसके लिए यूज हो रहा है, एसेक्सुअल के लिए। क्लोन का मतलब क्या हुआ कि एकदम मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होगा, बाहर से भी समान, अंदर से भी समान एकदम दिखेंगे। ठीक है, अगर ये किसके लिए यूज हो रहा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब आपको एक मैं बात बता दूं, पेज नंबर 4 पर सारे एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम बनाए हुए किसकी एज कितनी होती है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि मैं आपको बता भी दे रहा हूँ ओरली। एलिफेंट के जो होगा 65 to 90 ईयर होगा, रोज का 5 to 7 ईयर होगा, डॉग का जो होगा 20 से 30 साल, बटरफ्लाई लिखा हुआ है, क्रो भी लिखा हुआ है, बनाना ट्री लिख लीजिए 2 से 2.5 साल, गाय है 15 से 25 साल, पैरट है देखो 140 ईयर मैंने बताया था, क्रोकोडाइल देखो 60 ईयर लिखा हुआ है, घोड़ा है 62 साल, फ्रूट फ्लाई है 20 से 30 दिन, राइस प्लांट है 3 से 4 मंथ, टॉर्टवाइज है 100 से 150 ईयर, और बनियान ट्री जो है 200 से 300 ईयर। इसको आप अपने बुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्या पता कभी पूछ दें, उनका जो भी मूड कर जाए। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बच्चों।
चलिए शुरू करते हैं आगे। Asexual reproduction is common among single-cell organism and in plant and animal with relatively simple organism। देखिए अब ये बताने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी की लाइन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर जनरली होता है, कहाँ पर हमेशा फ्रिक्वेंटली पाया जा सकता है, किसमें? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कहाँ कॉमन होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गया। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कौन, प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। तो जो प्लांट में सिंगल सेल होगा, जो एनिमल में सिंगल सेल होगा, वहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रिक्वेंटली तुम मिल जाएगा। मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब सामान्यतः रोज तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए डायग्राम है ये, देख लीजिए। सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने दिया। बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में डिवीजन जो होता है, लाइफ साइकिल ऑफ ईस्ट कंप्लीट इन 90 मिनट, ठीक है। बाइनरी फिजन इन अमीबा, देखो बाइनरी फिजन इन अमीबा में कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरान द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। मोनेरा और प्रोटिस्टा, आपने 11th में पढ़ा होगा कि मोनेरा में क्या आता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आता है। प्रोटिस्टा में क्या आता है, ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट आते हैं प्रोटिस्टा में। एनसीईआरटी का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वक्त एनसीईआरटी का रिवीजन करते रहिए बायो का, ठीक है। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म चाहे पेरेंट सेल जो होती है ना, डिवाइड होती है, दो बराबर भागों में डिवाइड होती है और उससे नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। हाँ, आपको एक लाइन दिख रही होगी कि इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने क्या बोला, शब्द को समझिए। अब देखिए इन दीज का मतलब क्या, मोनेरा प्रोटिस्टा की बात ये कर रहा है। मोनेरा प्रोटिस्टा में जो सेल डिवीजन होगा ना, खुद एक तरीके से उसको वो रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे दूँ यहाँ पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जूस्पोरा क्लेमाइडोमोनास ये है आपका हो गया। कोनेडिया पेनिसिलियम ये हो गया। बर्ड्स इन हाइड्रा ये हो गया। जेम्यूल्स इन स्पंज ये हो गया। अब आपको मेरी एनसीईआरटी दिख रही होगी किस तरीके से मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी। अभी जैसे जैसे चैप्टर में आगे पढ़ाता जाऊंगा ना, आप मेरी एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, आप भी उसी तरीके से थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करिए। मैंने लगभग इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन किया है, लेकिन मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, अब जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप हर एक लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इन दीज लाइन, अब इन दीज लाइन तो मैं बताऊंगा नहीं कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ते समय खुद ही कोरिलेट करना होगा। हालांकि मैं तो बता रहा हूँ, इन दीज का मतलब मोनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है, इस लाइन के हिसाब से। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर ए सेल डिवाइड इनटू टू हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल क्या, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे एक कोशिकीय जीव, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं, जहाँ पर जो क्या होता है, कोशिका जो होती है दो बराबर भागों में टूटती है और जल्दी से ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म अपनी तरफ बना देती है। इसका एग्जांपल क्या होगा बाइनरी फ्यूजन का, अमीबा और पैरामीशियम। थोड़ा बाहर का है, मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ। बाहर का है, मन होगा तो लिख लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। दिख रहा होगा कि बाइनरी फ्यूजन सिंपल अमीबा में होगा, ट्रांसफर्स किस में होगा, पैरामीशियम में होगा, लॉन्गिट्यूडनल किस में होगा, इग्लिना में होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़े हम लोग, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करिएगा। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट्स सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म। अब इस चीज़ को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये लाइन क्या कहना चाह रही है। ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट एक बार याद रखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, भले फंजाई का है, मल्टीसेलुलर होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन होता है ईस्ट। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। ईस्ट में क्या होता है, डिवीजन अनइक्वल होता है और उसमें स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होती है जो अटैच रहती है अपने पेरेंट सेल से। मतलब क्या हुआ कि देखिए आपको मैं एग्जांपल आपको दिखाऊँ, ये फिर से आप पीछे आइए, आपको दिख रहा होगा, ये हुआ पेरेंट सेल। अब ये देखो अटैच है ना, ये दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट, इन्हें शुरुआती तौर पे यहीं से अटैच होगी। देखो अटैच है कि नहीं, यहाँ पे आप बाद में जो है सेपरेट हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल होगा, ठीक है, और स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होगी। स्मॉल बर्ड मैंने आपको दिखा दिया कि ये स्मॉल बर्ड है। बात समझ में आ गई आपको, लाइन को रिलेट करके पढ़िए, एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगी। और बायोलॉजी समझना एक कला है। अब अगर पढ़ने की आप कला समझ गए तो आप समझ लीजिए आपने नीट की आधी जंग जीत ली। आधी जंग कैसे है, मतलब बायोलॉजी भाई 50% होती है 720 में से, तो 360 नंबर इसी के हैं, तो आधी जंग तो आपने ऐसे ही जीत ली।
मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता दूं पहले से कि युद्ध में वो नहीं जीतता जो बलशाली होता है, युद्ध में वो जीतता है जो जिसकी रणनीति बहुत ताकतवर होती है। तो रणनीति आपके नीट में क्या होनी चाहिए? एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, एनसीईआरटी नहीं, आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, तो आप जीत जाओगे। आप बहुत तेज हो, चाहे मतलब बहुत हार्ड वर्किंग हो, वो सेकेंड चीज़ आती है, लेकिन आप पढ़ने का आपका तरीका अच्छा है ना, रणनीति आपकी अच्छी है ना, आप हमेशा विजयी रहोगे, हर जगह विजयी रहोगे। थोड़ा परेशानी हो सकती है पर विजयी आपका होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूँ, और आप जब भी मतलब रिवाइज करेंगे, हर एक चीज़ को पूछेंगे, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। पूछने का मतलब इन द सेंस हुआ कि अगर आपको मेरे पढ़ाए द्वारा कोई चीज़ें नहीं समझ में आई, चाहे एनसीईआरटी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो आपने 11th में पढ़ा होगा, ना समझ में आए मुझसे पूछिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर जूस स्पोर दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? कि जो सारे स्ट्रक्चर हैं और इनके जो स्ट्रक्चर हैं, इन जो इन्होंने बताया फंजाई और एल्गी के, देखिए शब्द समझना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी के। मैं यही कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में भी शब्दों की रैपिंग होती है, इस रैपिंग को आप समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ पंजाबी गाने आपको बहुत जल्दी समझ में आते हैं उनकी रैपिंग, तो एनसीईआरटी तो उससे सरल ही है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ जूस्पोर ऑफ क्लेमाडोमोनास, ये मोटाइल होता है जूस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जूस्पोर क्लेमाडोमोनास का। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ कोनेडिया पेनिसिलियन की, इसको ऐसे याद करिएगा। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पेनिसिलियम से क्या कौन सा स्ट्रक्चर अटैच होगा? कोनेडिया अटैच होगा। और इसको कैसे याद करेंगे? एच बी हीमोग्लोबिन, हाइड्रा को बर्ड से, ठीक है। और जेम्यूल जो होता है उसमें स्पंज होता है, इसको कैसे याद करेंगे? जर्नल स्टडी, जेम्यूल्स और स्पंज एक साथ साथ, ठीक है। आपको इस देखिए बायोलॉजी में जो ट्रिक होती है ना वो बड़ा मायने रखती है, आपको क्वेश्चन का टाइमिंग वहाँ बहुत कम कर देगी, ठीक है। टाइमिंग जब आपने अगर बायोलॉजी में ना एग्ज़ाम में अगर आपने बायोलॉजी में टाइम बचा ली ना, जैसे इस साल का तो पेपर बहुत कठिन था, एक घंटे लोगों को लग गए करने में। हमारे कुछ दोस्त भी थे वो भी नीट का पेपर दे रहे थे, वो कह रहे थे कि पेपर बहुत लेंदी आ गया था, असर्शन रीजन स्टेटमेंट ये सब भी आ गया था। तो बच्चों मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा असर्शन रीजन के फॉर्म में, लेकिन अभी पहला वीडियो है तो थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली में चलता हूँ, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपको ये दिख रहा होगा कि आपको एक बार स्ट्रक्चर ही देख लीजिए, ये और ये, ठीक है, इतना स्ट्रक्चर देख लीजिए। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म, आइस ऑफ पोटैटो, आपको ये दिख रहा होगा आइस ऑफ पोटैटो, ठीक है। और ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड जो होती है ना, एक्सिलरी बर्ड होती है, शायद 2011 के एग्ज़ाम में आया था, तब उस समय प्री और मेंस होते थे, तो प्री में पूछा था कि एक्सिलरी बर्ड किस में पाई जाती है, तो आइस ऑफ पोटैटो, ठीक है, इसमें पाई जाती है। राइजोम ऑफ जिंजर हो गया, बल्बिल ऑफ एगे हो गया, एडवेंटियस लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम हो गया, ठीक है, ऑफसेट ऑफ वाइटर हाइसिन। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जब आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो दिखेगा, डायग्राम बना के पूछता था ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तो ऐसे पूछते थे, ये भी बना के पूछ सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी का हर एक लाइन को आप वाइडली कवर करेंगे, थ्रोली एंड वाइडली और कॉन्सेप्चुअली भी कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज़, अब आपको देखिए आगे यहाँ से देखिए, while in animal and other simple organism the term asexual is used unambiguously। मतलब ये हुआ कि जबकि जानवरों में और अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल टर्म है वो अनएम्बिगुअसली मतलब वो भी फ्रिक्वेंटली यूज हो जा रहा है, ठीक है। इन प्लांट, लेकिन प्लांट में क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही बताने की कोशिश हो रही है अगली लाइन। इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज। प्लांट में जो होता है ना एसेक्सुअल ना कहकर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द को फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जितने स्ट्रक्चर है ना ये सारे एक नए स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, जितना भी नाम दिया है ना एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करेंगे।
देखिए रनर किस में पाया जाता है, लॉन्ग ग्रास में पाया जाता है। ये जो एनसीईआरटी इस साइड में आप लिख लिया करिए, ठीक है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा पॉइंट, आप एनसीईआरटी के साइड में जो जगह वहाँ पर लिख लिया। रनर लॉन्ग ग्रास में पाया जाएगा, राइजोम जिंजर में पाया जाएगा, शक्कर जो होता है मिंट में पाया जाता है, ट्यूबर जो होता है पोटैटो में पाया जाता है, और ऑफसेट किस में, वाटर हाइसिंथ में पाया जाता है, बल्ब में किसमें पाया जाता है, ओनियन में पाया जाता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू, ये सारे जो है इतने युग होते हैं कि एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। जाहिर सी बात है कि भाई इन सब को बनाने में सिंगल पेरेंट्स का यूज हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसेक्सुअल प्रोसेस कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े, चलिए। You must have heard about the scourge of the water body or about the terror of Bengal। टेरर ऑफ बंगाल के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा बच्चों कि टेरर ऑफ बंगाल में है क्या। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ द वाटर बॉडी और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक किसको कहते हैं, वाटर हाइसिंथ को कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, लिख तो दिया, आपने सुना नहीं होगा, आप पहली बार सुन रहे हो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट, ये कुछ और नहीं। एक्वेटिक प्लांट कौन, वाटर हाइसिंथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इनहेसिव ब्यूट फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज ए स्टैंडिंग वाटर। इस लाइन को आप ऐसे ऐसे बॉक्स बनाकर अंडरलाइन करिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है कि वाटर हाइसिंथ किस टाइप के वाटर में पाया जाएगा, स्टैंडिंग वाटर में, फ्लोटिंग वाटर किस में, तो आप क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वाटर में, ठहरा हुआ जल में, ठीक है। ये टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया, इसके बारे में देखिए आगे कैसे क्यों कहा गया, इसके बारे में बताने की कोशिश हो रही है कि इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू द डेथ ऑफ फिश। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन खींच लेता है, ऑक्सीजन खींच लेता है वाटर, जिसके कारण मछलियाँ मर जाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, टेरर ऑफ बंगाल कहा गया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें कहानी है, थोड़ा आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आज के इतने ही रहने देते हैं, बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं थोड़ा इलॉबरेट करूँगा। ये सेक्सुअल तो मैंने ख़त्म कर दिया, अब सेक्सुअल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो रिप्रोडक्शन कैसे क्या होता है, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती हैं बच्चों। आज के लिए बस इतना ही था, पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और मन लगा के कोई भी काम करते रहिए।